साथियों नमस्कार। आज हम जीआईबी के फर्स्ट पेपर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स के फर्स्ट पेपर का मॉडल शीट देखने जा रहे हैं। ये पूरा जो मॉडल है थोड़ा फाइनेंशियल सिस्टम पे बेस्ड है, जिसको अपन देखते हैं क्या है इसमें। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, दो टाइप के होते हैं, एक इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। तो इनफॉर्मल में क्या होता था कि पहले जैसे बैंक्स और ये इतने ज़्यादा जैसे ग्रामीण इलाकों वगैरह में नहीं हुआ करते थे, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे कि मनी लेंडर्स से पैसा लिया करते थे। मनी लेंडर्स हो गए, इसको गाँव का लाला वगैरह बोलते हैं अपन। दूसरा रिलेटिव से ले लिया, पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ लोकल ब्रोकर्स, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, जिनके कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते थे, उनको अपन इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम बोलते थे। इसमें क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा ब्याज वगैरह पे करना पड़ता था। फिर आया एक अपना फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जो एट प्रेजेंट अपनी बैंक्स वगैरह हो गए, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटेड सिस्टम, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, ये फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, ये सब फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट हैं, है ना। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तीन टाइप के हो गए फिर से, एक रेगुलेटर्स हो गए, एक इंटरमीडिएट्स हो गए और नॉन इंटरमीडिएट्स हो गए, है। तो रेगुलेटर अपने को पता ही है, जैसे आरबीआई वगैरह हो गया अपना रेगुलेटर है, सेबी है, आईआरडी है। और इंटरमीडिएट्स में अपनी बैंक्स आ गई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबी वगैरह। और नॉन इंटरमीडिएट्स में नाबार्ड और सिडबी जैसे ये इंस्टीट्यूशन है, ये अपने इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब फाइनेंशियल सिस्टम को अपन पहले फिर तीन टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट, है ना। तो फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएट्स है वो क्या क्या है, एक रेगुलेटर हो गया, बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, असेट प्रोडक्ट्स हो गए, लायबिलिटी प्रोडक्ट्स हो गया और सर्विसेज हो गया। और फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप के होते हैं, तो मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट, ये सब अपने को याद होना चाहिए। आपको पूछ सकते हैं कभी कि फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, तो ये चारों इसके अंतर्गत आएंगे। या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या इंटरमीडिएट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये सभी अपने को याद होना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। तो प्री इंडिपेंडेंस मतलब कि अपनी स्वतंत्रता के पहले एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान हुआ करता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 टू 1991 आरबीआई वगैरह आए, नेशनलाइजेशन, एसबीआई का नेशनलाइजेशन वगैरह हुआ 1955 में। पोस्ट लिबरलाइजेशन 1991 से 2010, एक नरसिम्हन कमेटी के बेस पे ये था। और इसके बाद में आता है पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2010 से अभी तक जो भी है, तो इसके अंतर्गत अपन ने प्रधानमंत्री जनधन योजना जो भी देखी थी, ये सब पीजे नायक कमेटी की रिकमेंडेशंस पे हुआ था, है ना। अब अपन देखते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स, आज का जो अभी अपना बैंकिंग सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या है ना। सबसे पहले आता है अपना आरबीआई, ये रेगुलेटर है। इसके अंतर्गत अपनी कमर्शियल बैंक के आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंकों को फर्दर डिवाइड कर दिया, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को फिर डिवाइड किया फॉरेन और इंडियन बैंक्स में, है। तो एट प्रेजेंट है पब्लिक सेक्टर बैंक 12 है, प्राइवेट सेक्टर 22 है, स्मॉल फाइनेंस बैंक 11 है और पेमेंट बैंक अलग से बनाया हुआ उन्होंने, अभी ये नया नया आया है मार्केट में। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन अफेक्टिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक, तो ये एक्ट वगैरह है इसमें इसमें अपने को याद रखना है, कभी कभी पूछ सकते हैं। एक आरबीआई एक्ट था 1934 का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एसबीआई एक्ट है 1955, एसबीआई सब्सिडरी बैंक्स एक्ट है 1959, बीआईसीजीसी एक्ट 1961, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970-1980, द स्टेट बैंक
रिपेल एंड अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसमें क्या हुआ था कि ये जो सब्सिडरी थी एसबीआई की, ये इनको मर्ज कर दिया गया था। अब वापस आते हैं अपन टाइप्स ऑफ बैंक्स में। टाइप्स ऑफ बैंक में अपने हैं शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक में अपने कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए, है ना। तो कमर्शियल बैंक में प्राइवेट सेक्टर बैंक आएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक आएंगे, फॉरेन बैंक आएंगे, लोकल एरिया बैंक्स आ गए। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पेमेंट बैंक हो गए और स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गए। उसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स की अपन बात करें तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसके बारे में अपन और आगे पढ़ेंगे क्या क्या होती हैं ये चीज़ें, है ना। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें। प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या है कि इनिशियल मिनिमम पेड अप कैपिटल, इनिशियल मतलब शुरुआती जो होता है वो कम से कम 500 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये याद होना चाहिए अपने को, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बैंक शुड ओपन एटलीस्ट 25% ऑफ इट्स ब्रांचेस इन अनबैंक्ड रूरल एरिया। रूरल एरिया में जहाँ पे बैंकें नहीं है उनको 25% ब्रांचें कम से कम खोलना रहेगी, है ना। मर्जर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन 2019 एंड 20। कौन कौन सी बैंक का मर्जर हुआ था तो ये अपने को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से बनी थी, एक इन तीनों का मर्जर होके बीओबी बना। पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये मिलकर एक पीएनबी में मर्जर हुआ इनका। यूबीआई, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, ये तीनों मिलकर बनी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। केनरा और सिंडिकेट बैंक का मर्जर होकर केनरा बैंक बना है। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मिलके एक इंडियन बैंक अलग से बना है। तो ये अपने को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। चलो अब लोकल एरिया बैंक, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इसको याद रखना अपने। मिनिमम स्टार्ट ऑफ कैपिटल लोकल एरिया बैंक का 5 करोड़ रुपए है ना। आरआरबी की बात कर लेते हैं। आरआरबी का रिकमेंडेशन नरसिम्हन कमेटी के बेस पे हुआ था और ऑथराइज शेयर्ड कैपिटल शुरुआत में शेल भी 200 करोड़ रुपए, है ना। अभी 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। 50% इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सहभागिता है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का रहता है और 35% स्पॉन्सर बैंक होता है। ये परसेंटेज अपने को याद होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 50, 15 और 35 सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। प्राइवेट सेक्टर के टारगेट 75% है और रिन्यूएबल एनर्जी के केस में 15%, अप टू 15% है ना। डिफरेंशिएटेड बैंक्स, यूनियन कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी, पैक्स, लोकल एरिया बैंक्स could consider as a differentiate banks and they are operated in local area, है ना। तो ये जो अपनी कमर्शियल बैंक वगैरह हो गई उनसे थोड़ा सा अलग इनका फंक्शनिंग होती है। पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन लिख लो आप, 100% आएंगे। ये हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि अभी नया नया इनिशिएटिव हुआ था आरबीआई का, इसमें पेमेंट बैंक को, स्मॉल बैंक को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, है ना। तो इसकी हर एक चीज जो मैंने लिखी है यहाँ पे ये अपने को याद होना चाहिए। ये नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशंस पे लाया गया था, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब पेमेंट बैंक की बात करें तो मिनिमम पेड अप कैपिटल इसका 100 करोड़ रुपए होना चाहिए पेमेंट बैंक बनाने के लिए। मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोमोटर्स 40% एटलीस्ट फॉर 5 years। पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ अप टू ₹2 लाख पर कस्टमर। 2 लाख से ज्यादा वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ ए सेविंग एंड करंट अकाउंट, सेविंग और करंट अकाउंट के फॉर्म में ही वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, एफडीआरडी के फॉर्म में नहीं कर सकते, है ना। द मनी रिसीव्ड एज डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे जो भी मनी ये रिसीव करेंगे इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज ए 75% एज SLR एंड रिमेनिंग 25% को दूसरी कमर्शियल बैंक में रख सकते हैं, है ना। इसमें एक चीज लिखी है कि मैक्सिमम बैलेंस खाते में 5 लाख रख सकते हैं, मतलब कस्टमर जो देता है अधिकतम बैलेंस उसका 5 लाख से ज्यादा नहीं रख पाएगा, है ना। अब अगला फंक्शन है इसका, परमिटेड टू मेक पर्सनल पेमेंट एंड रिसीव क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस। ये भी इसके पास फैसिलिटी, डेबिट कार्ड इश्यू कर सकते हैं,
लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं या नहीं, या क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं या नहीं। तो ये अपने को याद होना चाहिए कि डेबिट कार्ड तो कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्टी बिजनेस कर सकते हैं, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। अब पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट लेंड, मतलब ये लोन वगैरह नहीं दे सकते, उधार नहीं दे सकते। कांट इशू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। कैन नॉट एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई कस्टमर्स। और इनका ऑब्जेक्टिव वही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो अपने को वही बताना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इनकी जो भी एम था वो क्या था कि घर घर बैंक की सेवाओं को पहुंचाना था, है ना। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक देख सकते हैं अपन। एलिजिबल प्रोमोटर्स कौन कौन हो सकते हैं? एलिजिबल प्रोमोटर्स इसके इंडिविजुअल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, जिनको 10 वर्षों का बैंकिंग अनुभव हो। एनबीएफसी हो सकती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, लोकल एरिया बैंक्स हो सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इनके आपके जो प्रोमोटर्स हो कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये अपने को याद होना चाहिए। एक्टिविटी में क्या क्या कर सकते हैं ये लोन भी दे सकते हैं, बोथ लैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल वही जो ऊपर था 100 करोड़। प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन इसमें 40% ड्यूरिंग फर्स्ट 5 years फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रांजिट फ्रॉम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना। तो इसमें प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन 26% आवश्यक है। प्रूडेंशियल नॉर्म क्या है? एसएलआर एंड सीआर मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट इनके 75% है। तो ये जो भी अपन ने पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में अपन ने पढ़ा है, ये अपने को याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। चलो अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात करें। हर स्टेट में, इन ईच स्टेट दे कैन बी शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड दैट they required license. In each state they can be scheduled or non-scheduled but they required license. scheduled और non-scheduled दोनों हो सकते हैं, बाकी इनके लिए लाइसेंस जरूरी है ना। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ये नॉन शेड्यूल्ड बट दे रिक्वायर्ड लाइसेंस। ये भी नॉन शेड्यूल्ड होते हैं, बाकी इनको भी लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एट द विलेज लेवल, है ना। पैक्स आर नॉट कवर्ड अंडर द बीआर एक्ट। पैक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत कवर्ड नहीं किया गया। तो ये अपने को तीनों में डिफरेंस क्या है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं स्टेट लेवल पे होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है हर जिला लेवल पे होता है ना। सेंट्रल लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल लेवल पे होगी, इसमें ये अपने को याद रखना है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे। और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है अपने विलेज लेवल पे होगी। यूसीबीज Urban cooperative banks are mostly engaged in retail banking. Net demand and time liquidity are at least rupees 100 करोड़, है ना। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अपन मोस्टली जो होते हैं रिटेल बैंकिंग में एंगेज रहती है, उनका जो एनडीटीएल जो रहता है वो 100 करोड़ होना चाहिए। एक होता है फिनटेक। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ये फिनटेक और टेक फिन्स क्या होते हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये दोनों चीजें, है ना। यूज टेक्नोलॉजी टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना। टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये फिनटेक का फंक्शन है। एग्जांपल देख लेते अपन। वेब होता है, मोबाइल, क्लाउड सर्विसेज, मशीन लर्निंग, डिजिटल आईडी, एपीआईज और सिंपल डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस प्रोवाइड करती है ना। और ऐसा कैसा अपन देखते हैं टेकफिन्स। टेकफिन्स क्या है? डिजिटल सर्विसेज है, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया अपने। फिनटेक में अपन बोलते हैं कि पेटीएम वगैरह हो गए, वैसे ही अपन टेकफिन्स में अपन बोलेंगे कि गूगल पे वगैरह जो है अपने एप्लीकेशन है ये इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है टेकफिन्स, और फिनटेक अपनी है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नियो बैंक क्या होता है? डिजिटल ओनली बैंक। ये जो आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड नहीं होती। दे हैव टाई अप agreements with the regulated banks to offer services such as buy now pay later। ये वर्ड ये लाइन अपने को याद रखना है।
बाय नाउ पे लेटर, है ना, पहले खरीद लो और बाद में इसको पेमेंट करना है, तो इसको भी अपने को याद रखना। पेमेंट इकोसिस्टम क्या होता है आगे देखते हैं। कैश ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एट एटीएम और एट बैंक, यूज ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर, डीबीटी, मोबाइल पेमेंट, ई वॉलेट, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब पेमेंट इकोसिस्टम के अंतर्गत आएंगे। ईसीएस का फुल फॉर्म ही याद रख लो, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज क्रेडिट, सीसीआईएल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ऑन अस ट्रांजेक्शन क्या होता है, ऑफ अस ट्रांजेक्शन क्या होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजेक्शन एट द बैंक्स ओन एटीएम, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का कोई अकाउंट है और उसी के एटीएम पे जाकर अपन ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसको ऑन अस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ट्रांजेक्शन एट एनी अदर बैंक एटीएम, जैसे एसबीआई का अकाउंट है, उनके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है और वो बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में जाके ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसको ऑफ अस ट्रांजेक्शन कहा जाता है, ये भी याद रखना है अपने को। एनपीसीआई, एनपीसीआई से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते ही है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, है ना। ये एक आरबीआई और आईबीए का इनिशिएटिव है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। एनपीसीआई हैज इनकॉर्पोरेटेड एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, है ना। एनपीसीआई के प्रोडक्ट क्या क्या है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं। रुपे है, आईएमपीएस है, नाच है, एपीबीएस है, एईपीएस है और बीबीपीएस है ना, और एनी टीसी है, ये सब इसके प्रोडक्ट है। ये अपने को याद होना चाहिए, फुल फॉर्म अपन से पूछा जा सकता है। अब आरबीआई एक्ट 1934, इसमें कौन कौन से सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन से पर्सन रह सकते हैं अपन ये देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड में एक गवर्नर रहेगा, उसके बाद में 4 डिप्यूटी गवर्नर, 4 डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 ईच फ्रॉम द लोकल बोर्ड, 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इतने लोग जो है अपने सेंट्रल बोर्ड में रहते हैं। एक गवर्नर रहेगा, 4 डिप्यूटी, 4 डायरेक्टर लोकल बोर्ड से, 10 डायरेक्टर फ्रॉम वेरियस फील्ड और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग एटलीस्ट 6 टाइम इन अ ईयर, 6 बार कम से कम एक साल में हो जाना चाहिए, एंड एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में कम से कम एक तो होना ही चाहिए। सेक्शन 20 क्या बोलता है, बैंकर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आरबीआई जो है अपना है, ये सेक्शन 20 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है। 21A, बैंक्स टू स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, है ना। और सेक्शन 22, ये आरबीआई एक्ट के अंतर्गत सारे सेक्शन ही ये पूछे जा सकते हैं अपने को, इसलिए अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। राइट टू इशू बैंक करेंसी, है ना। तो 22 अपने करेंसी इशू करने के लिए हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के लिए 21A और 20 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, है ना, इसमें भी 2-4 सेक्शन देख लेते हैं अपन। 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 5 भी क्या बोलती है, बैंकिंग को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 5B में बैंकिंग को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 6 में फंक्शन ऑफ बैंकिंग, सेक्शन 8 में प्रोविजन, मतलब कुछ चीजें अपने को नहीं करना चाहिए वो यहाँ पे सेक्शन 8 के अंतर्गत, और सेक्शन 22 में लाइसेंस है ना। दोनों में डिफरेंस समझना। सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट में अपने को करेंसी नोट इशू करने के लिए परमिट करता है, और सेक्शन 22 यहाँ बीआर एक्ट में लाइसेंस आरबीआई से लेना जरूरी होता है, उसके बारे में बताता है ना। अब ये सेक्शन 45 ZA, ZC और ZE, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है अपने को। सेक्शन 45 ZA क्या दिखा है, नॉमिनेशन इन डिपॉजिट अकाउंट, है ना। और सेक्शन 45 ZC जो है वो सेफ कस्टडी अकाउंट्स के बारे में होता है, और ZE जो है सेफ डिपॉजिट लॉकर, है ना। सेफ कस्टडी अकाउंट्स और लॉकर दोनों में डिफरेंस है, ZC और ZE के अंतर्गत ये लोग आएंगे। फुल फॉर्म याद कर लो इनको। DFI क्या होता है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो इनिशियल कैपिटल है वो 10 करोड़ रुपए है। NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये अपने को सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना है। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ
DFI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें हो गया डेवलपमेंट बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। तो डेवलपमेंट बैंक कौन कौन से? IFCI, IDBI, ICICI, SCICI, SIDBI, NABFID। और स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इससे एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक क्या करता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में ज़्यादा प्रमोट करता है, इसलिए इसको अलग से स्पेशलाइज्ड बैंक में नाबार्ड हो गया है। TFCI, TDICI, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन अपने ये LIC, UTI, और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन SFC, SIDCS, है ना। अब सिडबी की बात करते हैं अपन। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या क्या काम करती है? फाइनेंसिंग, प्रमोशन, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर MSME सेक्टर। MSME सेक्टर की जहां पे बात होगी और सिडबी का नाम जरूर आएगा, है ना। अब इसमें अपन आगे बात करते हैं डायरेक्ट लोन फाइनेंस लोन स्कीम बाय सिडबी, है ना। ये जो पेज है ये अपने को याद रखना है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, है ना, आते ही एग्जाम में। अगर टफ वाला क्वेश्चन भी आया तो भी यहाँ से जरूर पूछेंगे। सिडबी स्माइल करके एक स्कीम है, इसकी लोन स्कीम है। तो मिनिमम लोन साइज जो रहेगा इसका 10 लाख रहेगा और फॉर अदर्स 25 लाख होगा। लोन टेन्योर क्या है? अप टू 10 ईयर इंक्लूडिंग 3 ईयर मोरेटोरियम, है ना। तो अगर स्माइल की बात करें तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इसका मिनिमम लोन साइज कितना हो सकता है, तो अपने को 10 लाख उस पर मार्क करना है ना। लोन टेन्योर के बारे में पूछ सकता है कि 10 ईयर और कितने साल का मोरेटोरियम हो सकता है, तो 3 ईयर का मोरेटोरियम पीरियड हो सकता है। अब सिडबी SCF एक स्कीम है, इसमें भी लोन अमाउंट 10 लाख हो सकता है और अप टू 72 मंथ्स, है ना, 6 साल तक का इसका टेन्योर हो सकता है। एक सिडबी OEM लोन जो अमाउंट हो सकता है इसमें 1 करोड़ और लोन टेन्योर जो है 5 साल, है ना। सिडबी स्पीड करके एक स्कीम है, इसमें अप टू 100% ऑफ मशीनरी कॉस्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1 करोड़ फॉर न्यू टू बैंक और ₹2 करोड़ फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर, है ना। अगर कोई नया कस्टमर है तो उसको 1 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं अपन, या फिर जो भी उसकी मशीनरी की कॉस्ट आ रही है 1 करोड़ के अंदर अंदर, उसमें 100% अपन फाइनेंसिंग कर देंगे। इसमें टेन्योर जो रहेगा 2 से 5 साल रहेगा और 3 से 6 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड हो जाएगा यहाँ पे। ये अब स्पीड प्लस करके एक स्कीम है, ये नए कस्टमर के लिए 100% फाइनेंसिंग और मैक्सिमम 2 करोड़ तक कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए अधिकतम 3 करोड़ का फाइनेंस अपन कर सकते हैं। लोन टेन्योर जो है 2 से 5 साल का है, 3 से 6 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड। एक टुलिप करके स्कीम है सिडबी की, एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए 30% और न्यू कस्टमर के लिए 20% तक अपन फाइनेंस कर सकते हैं और अधिकतम जो है 2 करोड़ का फाइनेंस कर सकते हैं इसमें, और 5 साल का टेन्योर रहेगा और 6 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड हो सकता है। एक स्टार करके स्कीम है, 10 लाख से 2.5 करोड़ तक फाइनेंस कर सकते हैं, 5 साल का टेन्योर रहेगा। सेफ करके स्कीम है, उसमें 50 लाख तक फाइनेंस कर सकते हैं और 5 साल का मोरेटोरियम। सेफ प्लस में 100 करोड़ हो गया, 1 करोड़ हो गया और रिपेबल ओवर 4 मंथ्स, है ना। त्वरित में अप टू 20% तक अपन जो भी कॉस्ट रहेगी उसका फाइनेंस कर देंगे और उसका जो टेन्योर रहेगा 4 ईयर का रहेगा। तो ये अलग अलग स्कीमें हैं सिडबी की। इसमें अपन नाम से वो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि स्पीड प्लस में कितना क्या आप लोन अमाउंट हो सकता है, या फिर टूलिप में कितना हो सकता है, स्माइल में कितना हो सकता है। तो ऐसा करके आपसे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। चलो अब एग्जिम बैंक की बात करते हैं, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो बायर्स क्रेडिट होगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग होगा, लाइंस ऑफ क्रेडिट LC, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, ये सब इसके प्रोडक्ट्स हैं, है ना। अब सर्विसेज की बात करें तो मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रिसर्च एंड एनालिसिस के बारे में बता सकता है, एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विसेज अपने को प्रोवाइड करता है एग्जिम बैंक। अब माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, है ना, तो इसमें 3 आ गए अपने। नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसमें ट्रस्ट करके लिखा हुआ है ना। अब म्यूचुअल बेनिफिट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्टेट एंड नेशनल कोऑपरेटिव्स, और फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
MBFC, MFIS, NBFC और रेगुलेटेड बाय RBI, ये सारे इंस्टीट्यूट इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। अब SHG की बात करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। अब इसमें एक भी बात ध्यान रखने की, कभी कभी पूछ ले कि सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आपको सारे मेंबर्स की आईडी वगैरह चाहिएगी, तो वो जरूरी नहीं है। सेविंग अकाउंट खोलते समय सभी मेंबर्स का CDD मतलब कस्टमर ड्यू डिलिजेंस आवश्यक नहीं है, लेकिन जब हम उनको लिंकेज करते हैं या लोन वगैरह देते हैं तो क्रेडिट लिंकेज सभी मेंबर्स का CDD आवश्यक से एज पर RBI गाइडलाइंस, है ना। सेविंग टू लोन रेशो 1:1 to 1:4 तक हो सकता है। अगर 25,000 तक का पर मेंबर आपको आप लोग लोन दे रहे हो SHG मेंबर्स को, तो आप में उसको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, है ना। फाइनेंसिंग टू SHG बाय बैंक्स आर रीफाइनेंस 100% बाय नाबार्ड, जो अपन SHG को फाइनेंस करते हैं वो नाबार्ड फिर से उसको 100% रीफाइनेंस करता है। 3 मॉडल ऑफ SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन जरा ध्यान से पढ़ेंगे। मॉडल 1 क्या बोलता है, नाबार्ड तो बैंक और SHG, है ना, फंड फ्लो है एक तरह का ये। तो SHG आर फॉर्म्ड एंड डायरेक्टली फाइनेंस बाय बैंक, नो NGO और इंटरवेंशन आर इंक्लूड, है ना। तो इसमें क्या होता है कि SHG डायरेक्ट बैंक के पास पहुंचते हैं और बैंक इनको फाइनेंस कर देता है। मॉडल 1 की बात करते हैं। मॉडल 2 की बात है, नाबार्ड बैंक SHG, NGO विल प्रमोट SHG एंड लिंक देम विथ बैंक, है ना। एक NGO को SHG वगैरह को बनाएंगे और वो बैंक के पास ले जाएंगे और बैंक इनको डायरेक्ट फाइनेंस कर देगा। ये मॉडल 2 की बात कर रही है। अब मॉडल 3 की बात करें अपन, तो नाबार्ड बैंक NGO SHG फंड फ्लो फ्रॉम बैंक्स टू NGO एंड द SHG आर फाइनेंस बाय बैंक थ्रू NGO, है ना। पहले बैंक क्या करेगी कि NGO को फंड प्रोवाइड कर देगी और NGO जो रहेगा वो SHG मेंबर्स को प्रोवाइड करवा देगा। तो ये तीनों मॉडल इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इसमें कैसे क्या फंड फ्लो होता है, तो अपने को याद होना चाहिए। चलो, JLG का ग्रुप जो होता है 4 से 10 लोगों का हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, रेगुलेटर ऑफ NBFC। वैसे तो NBFC का रेगुलेटर RBI ही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, इसका रेगुलेटर SEBI है। ये क्वेश्चन लिख लो आप, आएगा 100%। मर्चेंट बैंकिंग का रेगुलेटर, बैंक देख के अपन फट से मार्क कर देते हैं RBI होगा इसका रेगुलेटर, बाकी इसका रेगुलेटर जो है SEBI है ना। निधि कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये इसका रेगुलेटर होता है। चिट फंड कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेटर होता है। इंश्योरेंस कंपनी का IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका रेगुलेटर होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ NBFC, अब लाइबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है, एक्टिविटी बेस्ड और साइज बेस्ड। इसमें 3 ऑप्शन अपने को एग्जाम दिए रहेंगे, चौथा ऑप्शन कुछ गलत डाल देगा आपको और बोलेगा कि इसमें ये क्लासिफिकेशन NBFC के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो अपना आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये तीनों अपने को याद होना चाहिए। LS या सेल लिख लो, साइज बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और लाइबिलिटी बेस्ड, ये अपने को याद होना चाहिए। SBR, स्केल बेस्ड रेगुलेटर, 4 लेयर ऑफ NBFC की 4 लेयर कौन कौन सी है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। NBFC बेस लेयर होती है, एक मिडिल लेयर होती है, एक अपर लेयर होती है और टॉप लेयर होती है। ये लेयर जो रहती है हमेशा टॉप वाली, वो हमेशा खाली रहती है ना। ये जो लेयर्स वगैरह है ये CIB में आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगी, वहाँ पे बहुत डीप में है। अभी आप इनको सिर्फ नाम याद कर लो कि कौन कौन सी लेयर होती है, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। एज ऑन मार्च 2020 68 इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटेड इन इंडिया, है ना। मार्च 2020 तक 68 कंपनियां थी, जिसमें 24 लाइफ इंश्योरेंस है, 27 जनरल इंश्योरेंस है, 6 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस है और 11 री इंश्योरेंस है। 68 में से 8 पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर कौन कौन सी, LIC, ECGC, AIC, GIC, 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं इसमें और 4 ये है, और 60 प्राइवेट सेक्टर है ना। द LIC एक्ट 1956, इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 करोड़ रुपए LIC का था। इंश्योरेंस सेक्टर में प्रेजेंटली FDI जो है अपना 74% है। FDI के बारे में अपन मॉडल A या B में पढ़ चुके हैं।
मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो ये 100 करोड़ अपने को याद होना चाहिए। रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन, इसको अपन डेंसिटी बोलते हैं, ये फॉर्मूला बना दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन इज डेंसिटी, है ना। परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव टू जीडीपी इज नोन एज पेनिट्रेशन। तो व्हाट इज पेनिट्रेशन, तो ये एग्जाम में कभी पूछ लें तो परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव टू जीडीपी इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। चलो, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, ये पहले भी अपन देख चुके हैं कि एक गवर्नर होगा, 4 डिप्टी, 10 डायरेक्टर होंगे, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल और 4 अदर लोकल बोर्ड से इसके डायरेक्टर होंगे। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर और सपोर्टिंग स्टाफ रहेगा, है ना। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई के कौन कौन से डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सीआरआर, एसएलआर, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई है अपने, एलएएफ रेपो रेट है, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, एमएसएफ, एसडीएफ, एमएसएस, ये सब इसके इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई यूज करता है ना। ₹5 नोट वॉज फर्स्ट पेपर करेंसी, सबसे पहले 5 रुपए का नोट ही छपा था, उसको अपन ने पेपर करेंसी बोला। इससे पहले सब सिक्के चलते थे 1 रुपए 2 रुपए के, है ना, नोट नहीं छपे थे। आरबीआई हैज द पावर टू प्रिंट करेंसी नोट्स अप टू 10,000, 10,000 तक की पावर है आरबीआई के कि करेंसी के 10,000 की डिनोमिनेशन में वो नोट छाप सकता है। ₹1 नोट सिग्नेचर बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, है ना, तो 1 रुपए के नोट सिर्फ फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है, बाकी जितने भी नोट वगैरह है ये सारे आरबीआई के गवर्नर साइन करता है। रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, मिनिमम नेटवर्थ उनकी ₹2 करोड़ फॉर टायर 1 यूसीबी ऑपरेटिंग इन सिंगल डिस्ट्रिक्ट, है ना, और 5 करोड़ होगा उनकी नेटवर्थ अगर एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में वो ऑपरेशन कर रही है। मिनिमम सीआरआर रिक्वायरमेंट 9% है फॉर टायर 1, टायर 2, 2, 3, 4 के लिए 12% जरूरी है, और 31 मार्च 2024 तक उसको 10% सीआरआर मेंटेन करना था या अचीव करना था, 11% 31 मार्च 2025 तक अचीव करना था, और 12% 31 मार्च 2026 तक अचीव करना है, ये है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 31 मार्च 2026 को जो यूसीबीज हैं उनको सीआरआर कितना अचीव करना है। सेबी वर्तमान चेयरमैन अभी कांता पांडे जी करके हो गए हैं, तो ये चेंज कर लेना इसको, के पांडे। और इसमें चेयरमैन जो रहेगा उसके अंतर्गत क्या क्या है, तो उसके 3 होल टाइम मेंबर्स रहेंगे, उसके नीचे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिसर्स रहेंगे, और पार्ट टाइम मेंबर्स जो रहेंगे उनके 4 रहेंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेबी है। एक होता है ऑन साइड एंड ऑफ साइड सुपरविजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। IRDA has the power to call for any information from insurance company from time to time. यहाँ पे एक फिजिकल विजिट होगी, है ना। ऑन साइड इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट ऑन एनुअल बेसिस, जैसे अपन इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिसर्स, ब्रांचेस, इंटरनल कंट्रोल्स एंड चेक्स, तो ये IRDA के पास पावर देता है कि वो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ पे जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है। ऑफ साइड मॉनिटर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी बाय एनालाइजिंग स्टेटमेंट, रिटर्न्स, पॉलिसी एटसेट्रा, ये सब देख के उनकी वो जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके बारे में पता चलता है, तो ऑफ साइड हो गया, है ना। ऑन साइड का मतलब क्या हुआ कि फिजिकल जाके वेरिफिकेशन कर लेना, ऑफ साइड का मतलब है कि स्टेटमेंट वगैरह देख के उसका एनालिसिस कर लेना। यहाँ पे पेपर वर्क है और यहाँ पे फिजिकल विजिट है ना। डेट बैंक, NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन बैंक, है ना। इजी ऑफ एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन फिक्स आएगा इसका,
इजी 1.0 के अंतर्गत क्या है, इजी 3.0 क्या है, इजी 4.0, है ना। तो अपन सब अलग अलग देखते हैं। इजी 1.0 में कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, क्रेडिट ऑफ टेक, पब्लिक सेक्टर बैंक एज उद्यम मित्रा फॉर एमएसएमई, और डीपनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटलाइजेशन, इंश्योरिंग आउटकम्स एचआर। तो ये 6 पॉइंट है, इसमें अपने को याद होना चाहिए। 6 में से कोई मान लो 4 पूछ लिया और बोल दिया इजी 1.0 के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो ये सभी अपने को याद होना चाहिए। इजी 3.0 में स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पिरिंग इंडिया, हार्ड वायरिंग साउंड बैंकिंग थ्रू आईटी सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी इनेबल इजी ऑफ बैंकिंग, गवर्नेंस एंड आउटकम सेंट्रिक एचआर, है ना। इसमें ये 4 पॉइंट है। अब इजी 4.0 में ज़्यादा कस्टमर बेस्ड होता है, तो स्मार्ट लैंडिंग हो गई, 24/7 बैंकिंग विथ रिसाइलेंस टेक्नोलॉजी, डेट इनेबल एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, कोलैबोरेटिंग विथ फाइनेंशियल इकोसिस्टम। तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं इनके, इजी 1.0, 3.0, 4.0 और इजी 5.0 अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है ना। थैंक यू।